ये बताया गया था कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो सबस्ट्रेट है उसके पास सैचुरेटेड कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए और यहाँ पर सनलाइट होनी चाहिए या फिर हाई टेम्परेचर होना चाहिए। सनलाइट होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए का हाई टेम्परेचर। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए और सैचुरेटेड कार्बन पर क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दिया गया था क्या, हाइड्रोजन का टर्शरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी आप लिख चुके हैं बस थोड़ा सा, प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है पढ़ाया गया था, ये पूरे केमिस्ट्री में यही ऑर्डर होगा, कहीं पर क्रम बदलेगा नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि F2 की रिएक्टिविटी Cl2 से कम हो जाए या Cl2 की रिएक्टिविटी Br2 से कम हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर हमेशा यही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया गया था कि ये मोर रिएक्टिव हेंस नो सिलेक्टिव, ये अधिक क्रियाशील है इसलिए सिलेक्टिव नहीं है। नो सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव नहीं है। मोर लेस रिएक्टिव हेंस सिलेक्टिव, तो ये कम क्रियाशील है इसलिए सिलेक्ट करेंगे किसको, टर्शरी हाइड्रोजन को, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन को, और सेकेंडरी भी नहीं मिला तो प्राइमरी हाइड्रोजन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये मतलब इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी का क्रम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको फ्लोरिनेशंस बताए थे, थोड़ा समय लग रहा है, तो यहाँ पर फ्लोरिनेशन लिखा गया था। फ्लोरिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो रिएक्शन होगा या जो क्रिया होगी तो उसको लोग क्या कहेंगे भैया, फ्लोरिनेशन कहेंगे। बताया गया वेरी रिएक्टिव, नो सिलेक्टिव, बहुत ही रिएक्टिव है इसलिए किसी भी आयरन को सिलेक्ट नहीं करेगा, और बहुत रिएक्टिव है मतलब इतना रिएक्टिव है कि मतलब ये बॉन्ड को तोड़ देता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देता है। तो जब कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देगा तो छोटे छोटे प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे। गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एक्सप्लोड कर जाएगा। क्या कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। तो एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए फ्लोरीन का रिएक्शन कराने के पहले इसको इनर्ट गैस से ट्रीट करते हैं। इट्स रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव, इट्स रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव, इसकी जो क्रियाएं हैं वो क्या होंगी, विस्फोटक होंगी। टू अवॉइड एक्सप्लोजन, टू अवॉइड explosion before reaction, F2 is treated with inert gas। तो अगर आपसे कहा जाए कि F2 के रिएक्शन के पहले इसको इनर्ट गैस से क्यों ट्रीट करते हैं, तो आप कहेंगे एक्सप्लोजन से बचने के लिए, विस्फोट से बचने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट गैस से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग लिख रहे हैं CH3 CH2 CH3, यहाँ पर F2 N2 ले रहे हैं और थोड़ा सा हीट ले रहे हैं, ठीक है। N2 इनर्ट गैस तो नहीं है, N2 इनर्ट गैस तो नहीं है, लेकिन इसकी इनर्टनेस काफी ज्यादा होती है, क्रियाशीलता काफी कम होती है, रिएक्टिविटी काफी कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बॉन्ड बने होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड 3 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो इस 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, काफी ज्यादा एनर्जी चाहता है। तो जब तक आप उतनी हाई एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है।
ये हो जाएगा CH3CH2F और ये हो जाएगा HF। अच्छा, अब क्या आप इस मेथड से एल्किल फ्लोराइड बनाना पसंद करेंगे? हाँ? अरे भैया दो ही आंसर है, या तो हाँ, आधे लोग हाँ बोल दो, आधे ना, वाक्य जान रहे क्या होगा। जिसको पसंद है बता दे हाँ। पसंद करेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजिव है। कब कंडीशन आप मतलब आप नियंत्रित न कर पाए और एक्सप्लोड कर जाए, ठीक है? तो ऐसी खतरनाक रिएक्शन क्यों कराएंगे? कि भैया हम तो खैर नहीं कराएंगे, आपको कराना हो तो। ठीक है? आयोडोनेशन, आयोडोनेशन रिएक्शन ऑफ आयोडीन, रिएक्शन ऑफ आयोडीन, आयोडीन की रिएक्शन अपनी है। यहाँ पर ध्यान देता हूं, सिलेक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव, हेंस सिलेक्टिव बता चुके हो। सिलेक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हाइड्रोजन का होगा। देखो टर्म यहाँ हम कुछ बता नहीं रहे, बताओगे आप हमें। I2 केवल ले रहे हैं और यहाँ पर सनलाइट ले रहे हैं। सनलाइट तो आप समझ ही रहे हो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन है इसलिए सनलाइट लिया जा रहा है भैया। फ्री रेडिकल रिएक्शन है इसलिए क्या ले रहे हो? सनलाइट। अब आप लोग बताओ, उधर सुनना दिख रहा है, इधर बैठो जगह, क्योंकि इधर लिखने लगते हैं दोस्तों, आपको न दिख रहा हो, आप लोग जाओ वहाँ से न दिख रहा हो, उधर है खाली जगह, जब बैठो, ठीक है? अब बताओ आयोडीन कहाँ अटैक करेगा? कहाँ पर अटैक करेगा आयोडीन का? CH3 पर या CH2 पर? CH2 पर। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी है और ये क्या है? प्राइमरी। तो प्राइमरी पर तो अटैक करने से रहा CH3, यहाँ पर बाई प्रोडक्ट HI बन गया। जो HI है भैया ये पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट है, शक्तिशाली अपचायक है। और ध्यान दो, रेड्यूसिंग एजेंट है तो ये एल्किल आयोडाइड जो बना है इसको रिड्यूस कर देगा फिर से किसमें? एल्केन में। फिर से किसमें रिड्यूस कर देगा? एल्केन में। ऊपर मिटा दें। यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर अगर आपसे कोई कहे यहाँ पर रिएक्शन लिखने के लिए, तो लिख लेंगे आप लोग? क्या करें, किया जाए? कहाँ पे? CH3 पर, CH2 पर, CH पर, कहाँ? CH पर। क्यों? टर्सरी ना, तो इसलिए। अच्छा भैया ये तो आपने अटैक करा दिया, ठीक है, बहुत अच्छा किया। अब ये बताओ, रिएक्शन हो गया, जैसे मान लो आपसे रिएक्शन की बात ही छोड़ दे, किस हाइड्रोजन को निकालना आसान है? CH3 वाले को, CH2 वाले को या CH वाले को? CH3 वाले को निकालना आसान होता तो यही ना अटैक किया होता। हाँ, कि अपनी ताकत दिखाएगा, तुमको बहुत ताकत और आप नहीं निकलो तभी हम निकाल देंगे। बोलो, वही तो सिलेक्ट करा भैया, कौन आसानी से निकल जाएगा उसको हटाएं। इतना बताने के बाद भी, ठीक है, तो कौन आसानी से हटेगा? कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन आसानी से हटेगा, और क्यों? क्योंकि ये हटेगा टर्सरी फ्री रेडिकल बनेगा। टर्सरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो जिसकी स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगी उसका फॉर्मेशन उतना इजी होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन उतना क्या होगा? कम होगा, समोन की उसमें उतनी कम होगी। ठीक है? तो खैर, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो HI का रिएक्शन है, मतलब I2 का रिएक्शन है, आयोडोनेशन है, ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं। क्यों? आयोडोनेशन इज कैरीड आउट
in presence of oxidizing agent like HGO, HiO3, HNO3, HGO, HiO3, HNO3. To make the reaction irreversible. थोड़ा सा इसको लिखाना दिमाग से स्लिप कर गया कि HI पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, जिससे एल्किल आयोडाइड को क्या करता है, रिड्यूस करता है और रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि क्यों रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो आप बताएंगे कि HI पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्किल आयोडाइड को फिर से रिड्यूस कर देगा किसमें, एल्केन में, जिससे ये क्या होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो आप इसलिए क्या करेंगे, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में यह क्रिया कराएंगे, ठीक है। अब क्रिया इरिवर्सिबल करने के लिए इसको इसकी क्रिया किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं, जैसे HGO, HiO3 या HNO3 टू मेक द रिएक्शन इरिवर्सिबल टू अच्छा बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट oxidizes HI into I2 क्योंकि ऑक्सीकारक HI को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। हम हिंदी इंग्लिश बराबर बोल रहे हैं, जिसको अपना लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, HI देखो यहाँ पर आपने लिया है HGO, ये क्या हो जाएगा Hg और I2 और क्या बन गया बेटा, वाटर। क्या बन गया, वाटर। ऊपर को मिटा दें, चलो भैया ब्रोमिनेशन देखा जाए। ब्रोमिनेशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन, रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन। भैया देखो, less reactive, hence selectivity order tertiary, secondary, primary। कम क्रियाशील है अतः चयनात्मक होगा, कम क्रियाशील है अतः चयनात्मक होगा, बराबर। और ये पूरा आयोडीन जैसा कोई अंतर नहीं, बस केवल एक अंतर है, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी। रिएक्शन क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी, बाकी और कोई अंतर नहीं। यहाँ पे अगर आपसे कोई कहे रिएक्शन पूरा कर लें, तो आप लोग क्या पूरा कर लेंगे, हमारा इंतजार करेंगे, तो फिर पूरा कर लो, सही है। अगर आपको Br2 नहीं मिल रहा है और जोड़ना ब्रोमीन ही है, तो फिर क्या करेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। चलो NBS HNO बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, ब्रोमीन जोड़ दें, कहाँ पर, सेकेंडरी कार्बन पर। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्सरी पे जुड़ जाएगा,
यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, सेचुरेटेड कार्बन तो यही है ना, कहां पर अटैक होगा, सेचुरेटेड कार्बन पे, अनसेचुरेटेड वाले पे अटैक नहीं होगा। यहाँ पे बताओ Br2HNO अगर नहीं मिल रहा है तो NBSHNO ले सकते हो, नहीं मिल रहा है तो NBSHNO ले सकते हो, ठीक है। कहां पे अटैक कराओ पहले बताओ, कहां पे, CH2 पे। अच्छा ध्यान देना, ये जो CH2 पर अटैक हुआ है, ब्रोमीन ने यहाँ पे अटैक किया है, देखो भैया सभी लोग, देखो बेटा ये यहाँ पे अटैक किया, ये कार्बन कायरल बन गया है, देख लो इस कार्बन से 4 डिफरेंट चीजें जुड़ी हुई है, H जुड़ा हुआ है, CH3 Br और पूरा ये ग्रुप 4 डिफरेंट जुड़ा है ना, तो क्या प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाए, प्रोडक्ट को ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाए, या तो हाँ या तो ना। डीएल मिक्सचर क्या होगा, डीएल मिक्सचर या रेसमिक मिक्सचर होगा, मतलब डी और एल दोनों फॉर्म बनेंगे, डी और एल दोनों फॉर्म बनेंगे, और जब डीएल मिक्सचर बनेगा तो ऑप्टिकली क्या होगा भैया, इनएक्टिव होगा। ठीक है, हाँ एनबीएस बेटा आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया था, ये बच्चे पढ़े थे। एनबीएस का मतलब है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। चलो आपने पूछ लिया, अच्छा किया, ठीक है। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड स्ट्रक्चर अगर लिखना चाह रहे हो तो स्ट्रक्चर से कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाह ही रहे हो आप तो लिख सकते हो। देखो बेटा ये हो गया, इसको कहते हैं एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। इसकी प्रॉपर्टी भी बता दें, देखो ये अभी आपने यहाँ पर लिखा, इसके पहले आपने इसको नहीं लिखा था, ब्रोमीन जोड़ना था लेकिन आपने इसको नहीं लिखा था। तो अगर सेचुरेटेड का मतलब पूरा कार्बन सेचुरेट होगा, मतलब एल्केन अगर ले लिया जाए तो एल्केन में ये रिएक्शन नहीं देगा, ये केवल एलाइलिक कार्बन पर और बेंजिल कार्बन पर ब्रोमीन जोड़ता है। कहां पर, एलाइलिक कार्बन पर और बेंजिल कार्बन पर। लिखाए थे कुछ बच्चे जो शुरुआत से थे, लिखाए थे ना, इट एड्स ब्रोमीन selectively on allylic and benzyl carbon। वही ऑर्डर वही हो जाएगा, CH CH2 CH3 का। तो बेटा ये चयनात्मक रूप से एलिल और बेंजिल कार्बन पर ब्रोमीन जोड़ता है। और चयनात्मक कैसा होगा, CH CH2 CH3 का, CH CH2 CH3 का। ध्यान दो बेटा, जब पूछ ही रहे हो और बता ही रहे तो अधूरा क्यों होता है। बेंजिल कार्बन का मतलब ये है कि जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा है, देखो ये और ये, मतलब या तो यहाँ पे जोड़ेगा या तो यहाँ पे जोड़ेगा। अगर इधर कहीं CH2 CH3 का तो उस पे नहीं जोड़ेगा। बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन को क्या कहते हैं, बेंजिल कार्बन, क्या कहते हैं। और एलिल कार्बन पढ़ाए थे लेकिन आप शायद तब नहीं थे उस समय। ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइल कार्बन कहते हैं और विनाइल कार्बन से जुड़े कार्बन को एलाइल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलाइल कार्बन। तो ब्रोमीन उस कार्बन पर जोड़ेगा जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इन दोनों पे नहीं, इस पे।
समझ ना? तो Br2 ध्यान दो, NbSHNO और Br2HNO की सेम प्रॉपर्टी है, बस अंतर यहाँ पे आ जाता है कि यह एल्केन से रिएक्ट नहीं करता और Br2HNO एल्केन से भी रिएक्ट करता, बस इतना अंतर है। समझ गया ना? मिटाते भैया? इसको तो मिटा ही देना। अब जैसे यहां पर ध्यान दो भैया, ये यहां पर अगर NbSHNO ले लिया जाए तो आप लोग क्या करना चाहोगे? अब ये देखो, ये विनाइलिक हो गया, डबल बॉन्डेड कार्बन क्या हो गया? विनाइलिक, विनाइलिक से जुड़ा एलाइलिक, तो ये एलाइलिक है और ये एलाइलिक है, और जब दो एलाइलिक है तो किस पर? CH2 पर, CH3 पर। अब ऐसा मत सोच लीजिएगा अरे CH, CH2, CH3, CH2 दिख रहा है, इसी पर अटैक करा दें। ये एलाइलिक नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन एलाइलिक नहीं होता, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा कार्बन एलाइलिक होता है, ठीक है? तो बस ये जानते रहेगा। चलो मिटाएं का रिएक्शन तो लिखिए, नहीं जो लिखिए तो पूरा कर देते हैं। चलो अब हम लोग क्लोरीनेशन पे आ जा रहे हैं। कहां पे? क्लोरीनेशन पे। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन मोर रिएक्टिव, नो सेलेक्टिव, मतलब ये भी सिलेक्शन नहीं करेगा। अटैक करना है तो करेगा, अटैक करना है तो करेगा, ठीक है? चलो देखा जाए, यहाँ पे देखें, मोर रिएक्टिव, नो सिलेक्टिव। अब देखा जाए, यहाँ पर दो पॉइंट आपको बताएंगे। अगर क्लोरीन आपने ज्यादा मात्रा में ले लिया है, ध्यान रखिएगा, क्लोरीन अगर एक्सेस है तो एक एक करके सारे हाइड्रोजन को हटा देगा। और किस हाइड्रोजन को हटाता है? जो सैचुरेटेड कार्बन पे, एल्केन में नहीं, कहीं पर भी, कहीं पर भी सैचुरेटेड कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो एक एक करके सारे हाइड्रोजन को ये क्या करेगा? हटा देगा। यहाँ पर ध्यान दो, पहला, इफ Cl2 इज इन एक्सेस, अगर क्लोरीन अधिक मात्रा में है, देन इट रिप्लेसेस ऑल हाइड्रोजन वन बाय वन। ठीक है? अगर Cl2 अधिक मात्रा में है तो ये एक एक करके सारे हाइड्रोजन को हटा देता है। चलो देखिए बेटा, रिप्लेसेस ऑल हाइड्रोजन वन बाय वन। अब यहाँ पर हम लोग देखें CH4 ले रहे हैं, यहाँ पर Cl2, यहाँ पर HNO एक्सेस में लिख दे रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन हटाया, Cl आ गया, Cl2HNO तो है भैया, एक H और गया, फिर Cl2 चूंकि आपने एक्सेस कह ही दिया था तो एक AVH गया, और ऊपर लिखते हैं Cl2HNO CCl4 बन गया। क्या बना लिया आपने? CCl4। इसको आप लोग क्या कह रहे हो? क्लोरोफॉर। क्या होता है क्लोरोफॉर? एनेस्थेटिक होता है, हिंदी में निश्चेतक होता है, और इंग्लिश में एनेस्थेटिक। दोनों एक ही चीज है, हिंदी इंग्लिश का चक्कर है, निश्चेतक है, ठीक है? और CCl4 को क्या कहने वाले हो? पायरीन। क्या कहने वाले हो? पायरीन। इसका क्या काम है यार?
आग बुझाने के काम में आता है। अग्निशामक बोलते हैं, समक, अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के काम में आता है। पब्लिकली इसका यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? पब्लिक गिराने पर डर जाता है क्या? भैया पब्लिक गिराने पर डर जाता है, काम नहीं कर पाता ठीक से। हाँ ये तो नहीं है, ठीक है। पब्लिक के रहने पर नहीं करते, कारण क्या है? CCl4 आप ले रहे हो और पब्लिक जब आग लगती है तो क्या करता है? उसका सबसे बढ़िया जो औजार है पानी डाल के बुझाना। पानी लेके पहुंच जाती है और भगवान ने आग दे ही दिया था हीट, तो सारे कॉम्बिनेशन मिल गए। भगवान के माध्यम से हीट मिल गई थी, CCl4 आप लेके पहुंचे हो, पानी पब्लिक लेके पहुंच गई, तो फिर देखो क्या होता है, बन गया COCl2। क्या बन गया भैया? फास्टिंग गैस। और आग बुझने से मतलब लगने से तो कम, बुझने से ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तमाशा भी देखने जाते हो, चलो देखें हुआ क्या था। हाँ, अब जिसको केमिकल कंपोजिशन नहीं मालूम है वो तो आ गया लपेटे में, ठीक है। तो इसलिए इसको पब्लिकली यूज नहीं करते, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाते हैं? फास्टिंग गैस बना लेते हैं, और जो क्या करता है? नुकसान कर सकता है, हानिकारक होता है, ठीक है। अच्छा, आग बुझाता कैसे है? बुझ जाओ। जैसे सरफेस जल रहा है, ठीक है। क्यों जल रहा है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पहुंच रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर दो। तो कट ऑफ कैसे करता है? स्प्रे, लिक्विड होता है, स्प्रे कर दिया आपने तो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। तो जब इस लेयर पर डिपॉजिट हो गया बर्निंग सरफेस पर, तो ऑक्सीजन अब नहीं पहुंच पा रही है, बुझ जाएगा, ठीक है। चलो मिटा दें इसको, मिटाएं? नहीं बोलोगे तब भी मिटा देंगे। इसलिए बोल दिया करो हाँ या नहीं। अब भैया दूसरा पॉइंट आप लोग क्या लेने वाले हो? Cl2 लिमिटेड मैक है। इफ Cl2 इज इन लिमिटेड, Cl2 लिमिटेड में है, देन Cl2 कम मात्रा में है, देन मोनो क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। अगर Cl2 कम मात्रा में है तो मोनो क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड is equal to number of IUPAC name can be written by changing position of Cl। देखो टर्म, if Cl2 is limited then monochlorinated product is obtained। अगर Cl2 कम मात्रा में है तो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और क्या है? बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ IUPAC नेम कैन बी रिटन बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ Cl, चेंजिंग पोजीशन ऑफ Cl, ठीक है। तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? उनकी संख्या Cl की पोजीशन को बदल कर जितने IUPAC नेम लिखे जा सकेंगे उसके बराबर होगी। मतलब उत्पादों की संख्या Cl की पोजीशन बदलकर लिखे जा सकने वाले IUPAC नेम के बराबर होगी, ठीक है। तो चलो देखा जाए, मिटाएं इसको क्या? चलो बेटा
अब आप बताओ, तो यहाँ पर आप तो Cl2 ले रहे हो, CH3 CH2 CH3 ले रहे हो, यहाँ पर आपने क्या लिया Cl2, यहाँ पर क्या हो गया HNO। अब देखो बेटा, यहाँ पर आप CH3 अटैक करा दो, यहाँ पर क्या करो अटैक करा दो, फिर आप इस Cl की पोजीशन चेंज कर दो, यहाँ पे आ गया, Cl की पोजीशन चेंज कर दो, यहाँ पे आ गया, इसको चेंज कर दो, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक है, तो बता क्यों मेरे भैया नहीं ठीक है। इधर 1 है, यहाँ कर दोगे तो 1 नहीं हो जाएगा, तो 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, 1 क्लोरो प्रोपेन 2 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। अब इधर आपने 1 कर दिया, इधर से 1 क्लोरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे। चलो एनसीईआरटी कितने लोग लाए हैं? अच्छा चलो कुछ लोग तो लाए। यहाँ पर Cl2HNO कितने प्रोडक्ट भैया? कितने प्रोडक्ट? 2, 1 2। क्या लिखना पड़ेगा कि आप लिख लेंगे? ऐसे बस एक ये हटा के Cl जोड़ना, जैसे यहाँ पे लिख लेंगे ना बेटा, तो हम प्रोडक्ट की संख्या बता दे रहे हैं। यहाँ पर बताओ ये क्या है, N ब्यूटेन। N ब्यूटेन कितने प्रोडक्ट बनाएगा? 2। दोनों में से कोई कायरल भी होगा, लिख देते हैं। अच्छा अगर आपसे कहा जाए कि कुल कितने आइसोमर मिलेंगे? कितने आइसोमर मिलेंगे? 3। प्रोडक्ट 2, आइसोमर 3। 3 कैसे? ये देखो ये कायरल कार्बन है ना, तो यहाँ पर D मिलेगा और L भी मिलेगा, तो 1 और 1 2 आइसोमर और 1 ये 3 आइसोमर। तो जब आइसोमर पूछेगा तो कायरल कार्बन पहले ढूंढिएगा। आइसोमर पूछेगा इस क्वेश्चन में, हम हर जगह बात नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में मतलब क्लोरीनेटेड वाले प्रोडक्ट क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि कितने आइसोमर मिल रहे हैं, तो पहले आप ये देखिएगा कि प्रोडक्ट लिखने के बाद किसी प्रोडक्ट में कायरल कार्बन तो नहीं है। तो अगर एक कायरल कार्बन है तो उसके लिए आप 2 प्रोडक्ट मतलब आइसोमर लिखेंगे, D और L दोनों, D और L दोनों लिखेंगे। ठीक भैया, यहाँ पर तो आइसोमर कितने? प्रोडक्ट 2, आइसोमर 3, आइसोमर 3। यहाँ पर आइसोब्यूटेन कितने प्रोडक्ट भैया? आइसोब्यूटेन में 1 और 1 2 प्रोडक्ट। आप इंडेक्स क्वेश्चन देख लें, हैलोजनेशन जहां पे है वहां पे ये क्वेश्चन बना हुआ है कि C5H12, इसके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है कि इसका कौन सा आइसोमर एक प्रोडक्ट देगा, कौन 2 मत देगा, ऐसे है कुछ। देखो तो CH3 ये क्या है? नॉर्मल पेंटेन पहले लिखते हैं। नॉर्मल पेंटेन का मतलब सीधी चेन। Cl2 लिख रहे हो, HNO कितना प्रोडक्ट भैया देगा? 1 2 3। अब इधर बढ़ गए तो इधर से 2 हो जाएगा, इधर से 1 हो जाएगा। कितने प्रोडक्ट? 3। तो इस कौन सा मतलब आइसोमर 3 प्रोडक्ट देगा? N पेंटेन। कौन सा प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट देगा? आइसोमर भैया। और इसको उठा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना, ये है देखना बेटा आइसोब्यूटेन, पेंटेन नॉट ब्यूटेन, आइसोपेंटेन। कितने प्रोडक्ट लिखने वाले हो? कितने प्रोडक्ट बेटा? भैया आप 3 लिखोगे, हम तो 4 लिखेंगे। कितने आइसोमर बनाओगे? कितने आइसोमर बनाओगे? हाँ
दृढ़ करके बोल रहे हो, जबकि ऐसी कोई दृढ़ने की आवश्यकता तो नहीं थी। भैया तो प्रोडक्ट कितने हैं? 4। आइसोमर कितने हैं? 6। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं? ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं? 4। ये ध्यान दो, ये क्वेश्चन आईआईटी का है, ये वाला 6-4 वाला, समझ रहे हो ना? यहाँ पर ध्यान दो, ये कायरल कार्बन है या नहीं? देख लो सभी लोग, भाई कायरल कार्बन मतलब जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो, तो कायरल कार्बन है तो इसका मतलब डी और एल बनेगा। यहाँ पर भी कायरल कार्बन है तो डी और एल बनेगा। अब गिनो, 2 2 3 2 5 और 1 6। प्रोडक्ट कितने? 1 2 3 4 प्रोडक्ट। आइसोमर की बात हुई तो 6, और ऑप्टिकल आइसोमर की बात हुई तो ये डी एल 4। ठीक है ना? तो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी में बनाए, कौन आइसोमर 1 प्रोडक्ट देगा, कौन 3 देगा, और कौन अभी तो छूट रहा है सारी। बिठाएं इसको बताते हैं। यस सर। चलो, नियो कितना देगा? नियो तो आपने छोड़ ही दिया था। कितना प्रोडक्ट देगा भैया? 1 प्रोडक्ट। यस, बाई स्वार्ट, सॉरी, ये हो गया। एक चीज हम आपको यहाँ पे और बताना चाहेंगे बेटा। हाँ, शुरुआत में चर्चा किए थे, बताना भूल गए। एल्किल हैलाइड बनाने की जो मेथड हम लोग देख रहे थे, बाई हैलोजिनेशन देखा गया। आज तो एक ही हेडिंग हो पाई। हैलोजिनेशन में हम लोग 4 आयोडोनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन और फ्लोरिनेशन कराया। तो आप इस मेथड से इनमें से कौन हैलाइड बनाना चाहोगे? आंसर आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं। कौन सा हैलाइड बनाना चाहोगे? कौन? ये दोनों बनाना चाहेंगे, और एक ही बताना है तब क्या बताओगे? हाँ, एक ही बताना है तब क्या बताओगे? भाई सोचो, ये एक्सप्लोसिव है इसलिए नहीं बनाना चाहेंगे, इसको बनाते समय एक्सप्लोड होने की संभावना रहती है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। इन दोनों में ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब दोनों में फिर इसको क्यों छोड़ दिए? तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, यहाँ पर तो बेचारा एक जगह ही अटैक करेगा, ठीक है। तो वैसे ये दोनों नहीं बनाना चाहेंगे इस मेथड से, ठीक है। फ्लोरीन मतलब RF और RI इस मेथड से बनाना नहीं चाहेंगे। चलो, अब एक आध छोटा स्टेप और देख लिया जाए। बाई स्वार्ट मेथड। ये जो स्वार्ट मेथड है बेटा, ये बनाने का मेथड नहीं है, ये वास्तव में हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोसेस है। क्या है? हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोसेस है। हिंदी में कहेंगे हाइड्रोजन विनिमय विधि। यहां पर ध्यान देना बेटा, RI लेते हैं और AgF RF हो जाएगा। RI लिए, यहां पर भैया क्या ले रहे हो?
आर आई ने बल्कि आर एक्स कर दिया जाए, आर एक्स सॉरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा HgF2, ये क्या हो जाएगा 2RF, और यहाँ पर भैया 3RX, यहाँ पर SvF3, यहाँ पर 3RF, ये हो जाएगा AgX, ये हो जाएगा HgF2, और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा SvX3। इनको कहते हैं स्वार्ट रिएजेंट। क्या कहते हैं? स्वार्ट रिएजेंट। जानते रहेगा। क्या HF ले सकते हैं? आंसर होगा नहीं, आंसर होगा नहीं। इसको बता दें, एक है फिंकेलस्टीन मेथड, बाय फिंकेलस्टीन मेथड। इनका पूरा नाम है कोनैन फिंकेलस्टीन, लेकिन फिंकेलस्टीन भी अगर लिखा रहे पहचान तो लोगे ही, उतना बड़ा नाम लिखने की क्या जरूरत है। बाय फिंकेलस्टीन मेथड, यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोसेस है। ये भी क्या होता है? हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोसेस। यहाँ पर ध्यान रखना, इधर ध्यान सब लोग REX ले रहे हैं, और यहाँ पर इधर ध्यान दो NAI एसीटोन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? NAI एसीटोन, NAI एसीटोन ले रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो X है ये हो सकता है या तो Br और या तो Cl। रेट अगर कहा जाए तो Br का ज्यादा होगा Cl से, क्यों? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो आसानी से टूट जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? RI हो जाएगा, ये हो जाएगा NaX। क्या हो जाएगा? ये SN2 रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। अभी कुछ लोगों को नहीं बता पाए हैं, बाकी पुराने साथी जान ही रहे हैं। क्यों? कैसे पहचाना SN2? एसीटोन को देख के, इसको देख के, एसीटोन को देख के, ठीक है। और SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? मेथिल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये रेट हो जाएगा। अगर ये ऑर्डर है तो फिर रेट ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अरेंज फॉलोइंग टुवर्ड्स reactivity arrange following reactivity order with NaIAC। यहाँ पर देखो बेटा, ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा गया था। क्या बताना पसंद करोगे? क्या बताना पसंद करोगे? क्या होता है बेटा? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। थर्ड देखो, थर्ड देखो सेकेंडरी है, और फोर्थ क्या है? प्राइमरी। तो आप कहोगे सेकंड और फोर्थ दोनों प्राइमरी हैं, तो सेकंड को क्यों प्रायोरिटी दिए, फोर्थ को क्यों प्रायोरिटी नहीं दिए? तो कार्बन की संख्या SN2 में क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। वास्तव में जो न्यूक्लियोफाइल है, अभी आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 NCERT में देखिएगा, बना के लाइएगा सब लोग, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना,
आप खुद ही बना लोगे, देखो बहुत दिक्कत नहीं है। ये जैसे यहाँ पर कोई भी मतलब आर जुड़ा है, आर जुड़ा है, आर जुड़ा है, आप लोग बना के लाइएगा। यहाँ पर SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है ये पीछे से अटैक करता है। अब ये देखो आर बड़े साइज का है, बड़े साइज का है, बड़े साइज का है, और यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करना है, तो अटैक कर ले जाएगा, समझ ना। यही कारण है कि यहाँ पर ये जो मतलब ध्यान दो, जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है उससे कम कार्बन जुड़ा होना चाहिए। जैसे जैसे यहाँ पर ब्रांच बढ़ती जाएगी या हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट क्या होगा, घटता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा, शायद है 16 ही तो है, देखो किताब में 16 है ना, तो वहाँ पर बना के लाएगा कि ऐसे क्वेश्चन का ऑर्डर होता ना आपको, ठीक है। हाँ, इसी वाले IUPAC नेम भी हो जाएगा उसमें, ठीक है। हम कल पहले देखेंगे फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे की कहानी आपको कल सुनाएंगे।